हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा सीएस और सीएस की सारी अलाइड ब्रांचेस में सेम 3 में बीटेक में आपका एक सब्जेक्ट चल रहा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसका एक टॉपिक है यूनिट 3 का, जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। और इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या क्या स्टेप्स आते हैं वो, और इसका स्टेट डायग्राम, ये छोटे दो दो टॉपिक्स हैं, ये इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको देखते हैं। और साथ में अब मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि सीएसआईटी और उसके लाइव ब्रांचेस के लिए गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में उड़ान बैच 2.0 जो है वो लाइव है। उसमें आपको सेम 3 और सेम 4 के सारे जो टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग मैथ्स 4, वो आपको उस कॉम्बो में मिलेंगे। और वहाँ हर सब्जेक्ट के डिटेल लेक्चर, वीडियो लेक्चर और सारे एकेट्यू पीवाईक्यूज लेक्चर वाइज वहाँ पर कवर्ड होंगे। डिटेल में पूरी सारा कंप्लीट एकेट्यू बेस्ड सिलेबस आपको वहाँ कवर किया जाए करवाया जाएगा। और बेटा एक सिंगल पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन है आपका, जहां पर आपको कंप्लीट बहुत अच्छा कंटेंट आपको एक सिंगल जगह पर आपको मिलेगा। आपको इधर उधर से कहीं से कुछ ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट में आपको वहां वन शॉट्स भी मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी यूनिट्स को कम टाइम में बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन साइकिल का मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ऑल्दो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इससे पहले यूनिट 3 से पहले की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, उसको मैं साथ लेके चलूंगी। कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक में जितनी जितनी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा बता दूं। देखिए बेटा, इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल की बात बाद में करेंगे, पहले इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। कंप्यूटर अपने आप तो कुछ काम करेगा नहीं, कंप्यूटर को जो भी काम आपको कराना है वो आपको कंप्यूटर को कमांड देनी पड़ेगी। दैट कमांड इज कॉल्ड अ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे कोई प्रोग्राम है, 10 लाइन उसमें अपने लिख रखी है, तो दो 10 इंस्ट्रक्शंस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन योर कंप्यूटर टू गेट इट डन, टू गेट द वर्क डन, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है, इस बात को हल्का सा पहले आइडिया समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक प्रोग्राम है, देखिए एक मेरे पास प्रोग्राम है। पहले हल्का सा मैं हिंट देती हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें ना बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी। देखिए बेटा, एक प्रोग्राम है मेरे पास, है ना। ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं। सपोज दो इंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रही हूँ, I1 और I2, ठीक है। ये दो इंस्ट्रक्शन, दिस पूरी रैम है, सपोज दिस इज अ रैम, है ना। और रैम में ये प्रोग्राम है, ये यूजर प्रोग्राम, आई कैन से दिस इज अ यूजर प्रोग्राम विच इज सिचुएटेड इन रैम। ये एक रैम के अंदर है, ठीक। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस पे होंगे इस प्रोग्राम के अंदर। सपोज 1000 मेमोरी एड्रेस पर ये इंस्ट्रक्शन है और 2000 मेमोरी एड्रेस पर ये इंस्ट्रक्शन है, 1001 पर। सपोज दिस इज ऑन 1000 एंड दिस इज ऑन 1001, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्या मतलब है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इन एक ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको वन बाय वन निकालेगा। क्या पूरा प्रोग्राम उठ के सीपीयू में आ जाता है, नहीं, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है। मान लीजिए ये पूरा प्रोग्राम है, तो इस पूरे प्रोग्राम की एक एक इंस्ट्रक्शन को सीपीयू फेच करेगा, प्रोसेसर में जाएगी और प्रोसेसर में जाने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब ये है कि किस तरह वहां से, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ प्रोग्राम में, मतलब रैम में से उस इंस्ट्रक्शन को उठा के प्रोसेसर के पास लेके आना, फिर उसको प्रोसेस करना, इंटरप्रेट करना, कंप्यूट करना, सारा टोटल कंप्यूटेशन कंप्लीट करना, उसके बाद रिजल्ट्स वापस लिख देना और फिर अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करना। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल, कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ अ इंस्ट्रक्शन। How, what are the steps that takes place for a complete execution of an instruction is called as instruction cycle, ठीक है। तो अब इसको हम हल्का सा पहले आइडिया लेते हैं, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो उसका पिक्चर हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये यूजर प्रोग्राम है, इसमें दो इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ इन पिक्चर लिए हैं, ठीक है। अब मेरा सीपीयू है, सीपीयू के पास मेन कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं, जो मेन रजिस्टर्स यहाँ पिक्चर में आएंगे उनको मैं यहाँ पर डिपिक्ट कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोसेसर के अंदर, हम सिर्फ उन रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं जिनको हम यूज करेंगे। सपोज सीपीयू के पास एक रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। ये है रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है। फिर एक रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है। फिर एक रजिस्टर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसके अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर होती है। तो पहले हल्का हल्का मैं आइडिया बता रही हूँ क्या मतलब है। प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो कि नेक्स्ट जिस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं उसका एड्रेस होल्ड करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन इस टाइम फेच हो रही है, फेच करने का मतलब क्या होता है, देखो कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
इंस्ट्रक्शन को फेच करना। फेच करना मतलब रैम में से जो यूजर प्रोग्राम जिसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें से इंस्ट्रक्शन को उठा के प्रोसेसर में लेके आना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब वो इंस्ट्रक्शन फेच कैसे होगी? मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इस टाइम है 1000, तो इस बात का मतलब क्या है कि दिस इज द इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड नाउ। प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा होता है उस एड्रेस पर जो मेमोरी में लोकेशन पर जो भी चीज लिखी है दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर एड्रेस पर ये इंस्ट्रक्शन है, तो दिस इंस्ट्रक्शन I1 हैज टू बी एग्जीक्यूटेड नाउ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इस इंस्ट्रक्शन को उठा के हम कहाँ लेके आएंगे? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। प्रोसेसर के पास, ये हमारा सीपीयू है, सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। जो इंस्ट्रक्शन आप रैम से उठा के प्रोसेसर के अंदर लेके आते हो एग्जीक्यूशन के लिए, उसको आप कहाँ स्टोर करते हो? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है I1, इसको हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लिया। तो वी हैव फेच्ड इट, हमने इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया। कैसे फेच किया? प्रोग्राम काउंटर में हमने एड्रेस देखा, और एक और स्टेप है इसके अंदर, और हल्का सा और डिटेल में बताती हूँ। प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस है 1000, उस एड्रेस 1000 को हमने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर लिख दिया। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? ये वो रजिस्टर है जो कि मेमोरी में आपको किस एड्रेस पर जाना है और कुछ रीड करके लाना है। भाई मेमोरी में भाई आपको करना क्या है? ये जो इंस्ट्रक्शन है ये मेमोरी के अंदर है। यहाँ पर जो आपकी प्रोसेसर के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होती है, एक्चुअली उसकी जिम्मेदारी है। देखो आपको पता है कि प्रोसेसर के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और एक होती है आपकी ALU, है ना। और थोड़ा अच्छे से समझो, ALU क्या करती है? जितने भी अरिथमेटिक लॉजिकल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे कौन करती है? ALU करती है। कंट्रोल यूनिट उन सबको कोऑर्डिनेट करती है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए मैंने एक इंस्ट्रक्शन, ये जो I1 है, इस I1 इंस्ट्रक्शन को मैं क्या कह रही हूं, क्या इंस्ट्रक्शन है ये है सपोज ऐड R1, 500, मान लो ये इंस्ट्रक्शन है ना। दिस इज द इंस्ट्रक्शन, I1 में ये लिखा हुआ है। तो अब इस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेशन होना है, ये ऑपरेशन क्या है? एडिशन का ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या होता है? इसको इंटरप्रेट अगर हम करेंगे, इस बात का मतलब है कि R1 में R1 प्लस 500 जो है यहाँ पर, ये 500 डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस है। डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर 500 मेमोरी लोकेशन पर जो भी एलिमेंट पड़ा होगा, उस एलिमेंट को, जैसे मैंने अगर ये कहूं कि ये 500 मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर 25 पड़ा हुआ है ना। 500 मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर 25 पड़ा हुआ है, तो 25 को उठा के ये आपका लेके आएगा। तो ये क्या करेगा? इसे किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह से हम इसे लिखेंगे। दिस इज हाउ इट विल बी रिटन, M, और इसके अंदर लिख देंगे 500। मतलब क्या हुआ कि 500 इज द एड्रेस, उस एड्रेस पे जाओ और जो भी वैल्यू वहां पड़ी है उसे उठा के लाओ, उस वैल्यू को R1 के साथ ऐड करो और रिजल्ट को वापस R1 के अंदर स्टोर कर दो। ये वाला काम हमें करना है। तो प्रोसेस क्या है? सीक्वेंशियली समझो। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, उस एड्रेस को उठा के मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से जो एड्रेस है, अब उससे ये पता चलता है कि जो एड्रेस बस होगी वो एड्रेस बस कहाँ जाएगी? मेमोरी के अंदर किस एड्रेस पर जाके उसको रीड करना है। तो एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा रीड ऑपरेशन के लिए कि रीड करना है। मेमोरी में कहाँ से रीड करना है ये पता चलेगा यहाँ से कि मेमोरी में से रीड करना है किस एड्रेस से? 1000 एड्रेस से रीड करना है। जब तक मेमोरी रीड होगा तब तक प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट पे पहुंच जाएगी। जैसे ही मेमोरी रीड होगी, प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होगी वो 1001 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ इस बात का? मेमोरी रीड करके इंस्ट्रक्शन फेच होते ही प्रोग्राम काउंटर अगली पे चला जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी उस पर चला जाता है ना। तो क्या ऑपरेशन हुआ? इंस्ट्रक्शन फेच का मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को देखिए कहाँ पर है, फिर उस कंटेंट को उठा के जो एड्रेस है उसी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड कर दिया जाता है। वहां से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से उस पर्टिकुलर एड्रेस पर आपको रीड करना है, वहां पर जो इंस्ट्रक्शन है उसे उठा के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लाते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन इज पुट इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इस इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ले आते हैं। अब इसे, इस होल ऑपरेशन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन फेच। दिस इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन फेच। तो हमने ये इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन फेच हो गई। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या काम होना है ये भी कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगी। ALU का काम सिर्फ और सिर्फ ये एडिशन परफॉर्म करना है। इसके अलावा ये जो ऑपरेंड्स हैं ये कहाँ से मिलेंगे, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये डिसाइड करना, ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तो इंस्ट्रक्शन तो मिल गई,
अब इस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट डिकोड करेगी। डिकोड करने का मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करना, ये पता लगाना कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या ऑपरेशन होना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोड। नाउ दिस इंस्ट्रक्शन विल बी डिकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो डिकोडिंग का मतलब ये पता लगाना कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो ये कंट्रोल यूनिट पता कर लेगी कि इसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होना है। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा कि जो ऑपरेंड्स हैं किस किस के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म होना है, क्या वो ऑपरेंड्स यहीं अवेलेबल हैं या उन ऑपरेंड्स को भी कहीं से लेके आना पड़ेगा। ये आप पढ़ चुके होंगे सेकेंड यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में आपने एड्रेसिंग मोड पढ़े हैं, वहां पर एड्रेसिंग मोड आपको ये बात बताएगा कि इस पर्टिकुलर यूनिट इस मेमोरी के अंदर, मतलब ये जो 500 दिया है ये एक एड्रेस है, और इस एड्रेस पर आप जाएंगे तो वहां आपको ऑपरेंड मिलेगा जिसके ऊपर आपको काम करना है। ऑपरेंड मतलब वो डेटा वैल्यू जिसके ऊपर आपको इवैल्यूएशन करना है, जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसका मतलब है कि एड्रेसिंग मोड ये बताएगा कि ये जो 500 है इसका क्या मतलब है ना। वो एड्रेसिंग मोड देखना, उसे इंटरप्रेट करना, ये काम भी कंट्रोल यूनिट का होता है। इंस्ट्रक्शन के अंदर ही एड्रेसिंग मोड स्टोर होता है। तो हमें ये पता चल गया कि 500 मेमोरी लोकेशन पर मेमोरी रीड करेंगे तो हमें ऑपरेंड मिलेगा, इसे ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। उसके बाद ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कौन परफॉर्म करेगा, एएलयू। एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम एएलयू करेगी, और फिर एडिशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट होगा उसको देखा जाएगा कि हो सकता है भाई यहाँ तो हम रजिस्टर के अंदर लिख रहे हैं, हो सकता है रिजल्ट को हम कहीं मेमोरी में कोई स्टोर इन्फॉर्मेशन हो, कोई स्टोर इंस्ट्रक्शन हो जो कि मेमोरी में राइट कर रही हो, मेमोरी में हमें जाके कहीं कुछ लिखना हो, तो उस केस में फिर मेमोरी में जो ऑपरेंड है उसको फेच करेंगे, मेमोरी का जो ऑपरेंड है उसको निकालेंगे, उसके अंदर वैल्यू को, नई वैल्यू रिजल्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिक 4 स्टेप हैं, बिल्कुल मिनिमल अगर मैं कहूँ तो 4 स्टेप हैं। पहला आप इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, फिर डिकोड करेंगे, फिर ऑपरेंड्स को कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेंड्स कहाँ पर हैं, ऑपरेंड्स के जो एड्रेसेस हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, ऑपरेंड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होगी, मतलब वो ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। दिस होल प्रोसेस, वंस दिस होल प्रोसेस इज कंप्लीटेड, उसके बाद आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर तो इंस्ट्रक्शन फेच होते ही प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, I2, फिर I2 फेच होगी। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, है ना। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ये बातें मैंने बताई हैं जिससे कि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। आप पढ़िए, द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन द कंप्यूटर बाय गोइंग थ्रू अ साइकिल फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन के लिए साइकिल फॉलो होगा। ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल इज सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब साइकिल्स और फेजेस। क्या, फेच करो, डिकोड करो, इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम द मेमोरी इफ द इंस्ट्रक्शन हैज एन इनडायरेक्ट एड्रेस। मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट एड्रेस का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मान लीजिए मैंने लिखा एड R1 कॉमा 500, तो दिस इज डायरेक्ट एड्रेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है R1 के अंदर R1 प्लस 500 मेमोरी लोकेशन पर जो भी वैल्यू है उसे रीड करके लाओ और उसे R1 में ऐड कर दो। दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग। अगर मैं इसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की बात करूं तो इसी की जगह अगर मैं यहां पर इस तरह से लिख दूं, सपोज दिस इज हाउ आई एम राइटिंग, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब क्या है कि अब 500 एड्रेस पर जाओ, वहां जो वैल्यू पड़ी है उसे निकालो। तो ये m ऑफ 500 क्या है, वो वर्ड या मेमोरी वर्ड जो 500 एड्रेस पर अवेलेबल है। लेकिन अब वो वैल्यू नहीं है, वो अब फिर एक नया एड्रेस है, उस एड्रेस पर फिर दोबारा आपको वैल्यू को रीड करना है। अब ये वैल्यू है जिसे आप R1 के साथ ऐड करेंगे और रिजल्ट को R1 में डाल देंगे। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। क्या मतलब है इस बात का, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज इसी को यहां बना लेते हैं, ये है मेमोरी, ठीक है, और इस मेमोरी में इस तरह से यहाँ पर आपकी एड्रेसेस हैं, डिफरेंट वर्ड्स आपने स्टोर कर रखे हैं। ये 500 मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर आपने डाला हुआ है 700, सपोज ये है 600, 500 और फिर 700 पर जब आप आएंगे तो 700 पे आपको मिलेगा 120। तो दिस इज योर ऑपरेंड, दिस इज योर ऑपरेंड, है ना। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब आप पहले यहाँ इससे लेंगे और फिर यहाँ से इससे एक्सेस करेंगे। तो आपको इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, 500, 500 से 700 पे जाएंगे, 700 पे जाके फिर आपको ऑपरेंड मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपका ऑपरेंड डायरेक्टली यहाँ नहीं है तो पहले ऑपरेंड को आपको निकाल के लाना है और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो ये आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल यहाँ दिखाया हुआ है। क्या है, आप स्टार्ट करिए प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन को फेच कीजिए, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कीजिए। डिकोड वाला जो स्टेप है वो इसी के अंदर हमने डाल दिया। फेच करो, ये सिंपल बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल को इस तरह डिपिक्ट करते हैं। फेच कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए,
फेच साइकिल मतलब जो स्टेप्स आप फेच करने में यूज कर रहे हैं वो स्टेप यहाँ परफॉर्म होंगे, जो एग्जीक्यूशन में यूज हो रहे हैं वो यहाँ परफॉर्म होंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से अगली इंस्ट्रक्शन को फेच कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, जब तक आप पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करते। दैट्स इट। इस तरह से इंस्ट्रक्शन साइकिल आपका कंप्लीट होता है। अब दूसरी बात क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये जो सारी बातें थी ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ये सब थ्योरी जो लिखी है ये मैं आपको ऑलरेडी इस फिगर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसका जो बेसिक आइडिया है वो आपको हो गया। अब एक मैकेनिज्म होता है इंटरप्ट। ये क्या होता है, हल्का सा स्क्रैच देखते हैं, हालांकि ये लेटर यूनिट्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरप्ट का मतलब क्या है, देखिए आपके कंप्यूटर में सबसे ज्यादा एफिशिएंट यूनिट है प्रोसेसर। सारा काम करने की जिम्मेदारी प्रोसेसर की है ना, और प्रोसेसर में और आईओ डिवाइसेस की स्पीड में बहुत डिफरेंस होता है। अगर मैं एक एग्जांपल, ये थ्योरी आपको बाद में रीड करनी है, आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है पहले। अगर मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लूं कि प्रोसेसर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके बीच में कोई इंस्ट्रक्शन है कि प्रिंटर को कोई कमांड दी कि कुछ डेटा को प्रिंट करना है, प्रिंटर को एक आउटपुट कमांड दे दी कि प्रिंटर एक आउटपुट को जनरेट करेगा। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो सीपीयू प्रिंटर को आउटपुट कमांड देके वेट करता रहे, जब तक प्रिंटर प्रिंट नहीं करता सीपीयू अगली इंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएगा, है ना। या तो इस केस में क्या होगा, सीपीयू आइडल बैठा रहेगा, क्योंकि प्रिंटर की स्पीड में और प्रोसेसर की स्पीड में बहुत डिफरेंस है। दूसरा तरीका क्या है कि किस तरह से हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, कि अगर सीपीयू कोई इंस्ट्रक्शन आईओ ऑपरेशन के लिए गई हुई है तो मीनवाइल सीपीयू अगली इंस्ट्रक्शन पे या दूसरे यूजर प्रोग्राम पे काम करने लगता है, दूसरा यूजर प्रोग्राम उठाता है और काम करने लगता है। आप लोगों ने पढ़ा है मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यही होता है कि अगर एक प्रोग्राम वेटिंग स्टेट में है, किसी ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है, तो अब जो प्रोसेसर होता है उसको आइडल बैठने की जरूरत नहीं है, वो दूसरा प्रोग्राम उठा के एग्जीक्यूट कर लेता है। अब इस चीज को फैसिलिटेट कराने के लिए इंटरप्ट का कंसेप्ट आता है, मतलब जैसे ही प्रिंटर का काम कंप्लीट होगा, प्रिंटर चलते हुए सीपीयू को बीच में इंटरप्ट भेज सकता है। वो कहेगा कि भाई मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, आप और डेटा मुझे सेंड कर सकते हैं जो मैं आउटपुट के लिए भेज दूंगा। तो अब सीपीयू क्या करेगा, जो करंट इंस्ट्रक्शन सीपीयू उस टाइम एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, और उसके बाद वो इंटरप्ट को सर्विस करेगा। वो चेक करेगा कि कोई इंटरप्ट तो नहीं आया, अगर आया है तो उस इंटरप्ट को इंटरप्ट हैंडलर को वो दे देगा। तो एक यहाँ पर यूनिट है जिसका नाम है इंटरप्ट हैंडलर। वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स के इंटरप्ट आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, इंटरनली जनरेटेड होते हैं, है ना, बहुत सारे टाइप के आप इंटरप्ट पढ़ेंगे बाद में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्ट के हिसाब से डिफरेंट कंडीशंस पर जब इंटरप्ट रेज हुए, अलग अलग तरह के इंटरप्ट आ सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंटरप्ट अलग अलग टाइप के उनके सर्विस रूटीन होते हैं। सर्विस रूटीन मतलब ये समझ लो कि एक तरह की प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड है, और उस मेथड का से रिलेटेड कोड जो है वो आपने अलग अलग जगह मेमोरी में आपकी सेव्ड है। तो प्रोसेसर का काम क्या है कि अगर एक टाइप का इंटरप्ट आया तो उस टाइप के इंटरप्ट सर्विस हैंडलर को उसको दे दिया, वो उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा और वो इंटरप्ट जो होगा वो हैंडल हो जाएगा। अब मीनवाइल प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा, अपना जितना भी कॉन्टेक्स्ट है, भाई हो सकता है प्रोसेसर 10वीं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो उसे अब तक के 9 इंस्ट्रक्शन में उसने जो जो चेंजेस किए, जो जो काम किया, उसको कहीं ना कहीं सेव करके रखना है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगली जब यहाँ से लौट, मतलब अभी फिलहाल प्रोसेसर क्या कर रहा है, इंटरप्ट को सर्विस कर रहा है, तो प्रोसेसर इंटरप्ट सर्विस रूटीन में काम कर रहा है। जब वो उसको कंप्लीट कर लेगा, वापस लौट के उसी प्रोग्राम पे वापस आएगा, तो उसे कहाँ लौटना है, रिटर्न एड्रेस कौन सा होगा, वो भी उसे स्टोर करके रखना पड़ेगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर, है ना। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ही तो नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होल्ड करता है। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेसर जो करंटली काम कर रहा है उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को सेव करता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब उसके जो अपने रजिस्टर्स हैं उनकी क्या वैल्यूज हैं, है ना, प्रोग्राम काउंटर की क्या वैल्यू है, जिससे अब तक प्रोसेसर ने जो उस प्रोसेस के अंदर या उस प्रोग्राम के अंदर जो काम किया है वो सारा अंडू ना हो जाए, और कहाँ उसे लौटना है ये इन्फॉर्मेशन भी पहले से स्टोर कर ले। तब वो उस इंटरप्ट को सर्विस करता है, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाती है तो वो अगली इंस्ट्रक्शन को फिर फेच करके अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर अगर हम इंटरप्ट्स की फैसिलिटी भी इंक्लूड करना चाहें तो इंस्ट्रक्शन साइकिल पे कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखी है, इंटरप्ट क्या होते हैं। ये एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए ये एक यूजर प्रोग्राम है, ith इंस्ट्रक्शन है जो प्रोसेसर इस टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, और इसके एग्जीक्यूट करते करते यहाँ पर इंटरप्ट आया, तो प्रोसेसर क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होगा तो वो चेक करेगा कि इंटरप्ट है। अब वो यहाँ तक का पूरा कॉन्टेक्स्ट अपना सेव कर लेगा, जो जो उसने काम किया वो सारा वो सेव करके रखेगा, और उसको वापस कहाँ लौटना है, i+1 इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर जिसका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। भाई ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर में नेचुरली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, उसको भी वो सेव करके रख लेगा, और कहाँ चला जाएगा, इंटरप्ट हैंडलर के थ्रू यहाँ पर चला जाएगा। दिस इज द ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन।
उसको पूरा का पूरा यूज करेगा, कंप्लीट करेगा और फिर वापस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में इस चीज को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर हम ये कंसेप्ट इंक्लूड करते हैं, ये देखिए बेटे, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, सिर्फ थ्योरी के पर्पज से यहाँ पर लिखी हुई है। तो अगर मैं इंटरप्ट को भी इंक्लूड करूं तो देखिए यहाँ तक का था अभी तक साइकिल, इतना था। अब हमने इंटरप्ट का भी यहाँ पर डाल दिया। हम क्या कह रहे हैं कि प्रोसेसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद वो चेक करेगा। हमेशा बात क्या है कि प्रोसेसर के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो इंटरप्ट को अनेबल या डिसेबल कर सकता है। अगर इंटरप्ट एनेबल्ड है तो इसका मतलब इंटरप्ट आ सकते हैं इन बिटवीन। तो हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, स्पेशली फॉर हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो हार्डवेयर के थ्रू जनरेट होते हैं, तो प्रोसेसर विल चेक कि कोई एक्टिव इंटरप्ट तो नहीं है। अगर कोई इंटरप्ट है, इट विल चेक फॉर इंटरप्ट। अगर इंटरप्ट है तो इट विल प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद वापस लौट के अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फेच साइकिल है और जो एग्जीक्यूशन साइकिल है उसके साथ साथ एक इंटरप्ट साइकिल भी हमने इंक्लूड कर दिया। होगा क्या, एक इंस्ट्रक्शन फेच होगी, एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद अगर इंटरप्ट अनेबल्ड है तो इंटरप्ट चेक होगा, अगर प्रेजेंट है तो प्रोसेस होगा और उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसर जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर इंटरप्ट डिसेबल्ड है तो कोई बात ही नहीं है, तो बस इतना ही साइकिल रह जाएगा जो पहले वाला था, सिंपल वाला, है ना। और जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो वो हॉल्ट पे चला जाएगा। दिस इज हाउ वी विल डू इट। तो दिस इज योर इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल का स्टेट डायग्राम क्या होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्टेट डायग्राम का मतलब क्या है कि पूरे एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, इस बीच में कौन कौन सी स्टेट्स पर आपका जो साइकिल है वो होता है। इंस्ट्रक्शन कौन सी स्टेट पर होती है, बहुत सारे स्टेप परफॉर्म करने होते हैं, उन डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू पूरा प्रोसेस का फ्लो जो है वो आपको यहाँ पर शो करना है। अब इसको समझना है ध्यान से, इस बात का क्या मतलब है देखिए, बहुत इजीली समझ में आएगा। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया उसी एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको समझ लेंगे। देखिए बेटा, चलिए सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, this is second step, this is third state, this is fourth state, then fifth state, then sixth state, then seventh state and then eighth state। ये 8 स्टेट्स आपको मिलेंगी और इस स्टेट डायग्राम के अंदर मैंने इंटरप्ट्स को कंसिडर नहीं किया। सबसे पहले क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी है उसको सबसे पहले हमें फेच करना होता है, ये बात हमें पता है। पहला स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन को फेच करना। फेच कैसे करते हैं, प्रोग्राम काउंटर के अंदर देखते हैं क्या वैल्यू है, वो एड्रेस होता है उस इंस्ट्रक्शन का, है ना, और उस एड्रेस को हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का बता रही हूँ किस तरह से होता है। मान लीजिए ये हमने बनाया था, ये है, और ये है इंस्ट्रक्शन I1 और ये है सपोज I2, यही बात हुई थी हमारी अभी। ये है 1000 मेमोरी एड्रेस पर, ये है 1001 पर। ठीक है। तो इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमें पता है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर इस टाइम वैल्यू है 1000। तो ये जो वैल्यू 1000 है ये उठा के कहाँ लेके आई जाएगी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अब उसकी वैल्यू भी हो गई 1000। अब 1000 मेमोरी एड्रेस पर जो इंस्ट्रक्शन है दैट इंस्ट्रक्शन विल बी फेच। ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो हमने अगली जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, वी हैव कैलकुलेटेड द एड्रेस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन। अब इस एड्रेस पर जाके इंस्ट्रक्शन को फेच करना है ना। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है वहां से हमें इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। तो अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन हमारी आ गई। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमने इस पर्टिकुलर एड्रेस से इस इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन आ गई, हो गया। दिस इज इंस्ट्रक्शन फेच। तो इंस्ट्रक्शन हमारी सामने है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके देखो। चलो मैं यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ। सपोज दिस इज ऐड, जो मैंने लास्ट टाइम लिया था वही एग्जाम्पल लेती हूँ, R1, 500। ये इंस्ट्रक्शन है मेरी, दिस इज माय इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये I1 जो है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्रेजेंट है। अब मुझे क्या करना है, डिकोड करना है। डिकोड करने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, क्या ऑपरेशन होगा। तो देखिए इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग, मुझे ये पता चल गया कि ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें एडिशन ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। तो यहां मुझे पता चल गया एडिशन ऑपरेशन टू बी डन। ये तो पता चल गया कि मुझे एडिशन करने की जरूरत है। डिकोड कर लिया कौन सा ऑपरेशन होना है ना। अब और क्या करना है इसके बाद, ऑपरेशन तो पता कर लिया, ऑपरेंड क्या है, किन के ऊपर ऑपरेशन होना है ये पता करना है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेंड्स यही मिले, ऐसा हो सकता है कि रजिस्टर में मिले, ऐसा हो सकता है कि मेमोरी से उठाने पड़े। तो उसके लिए यहाँ क्या लिख रखा है, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन।
मल्टीपल ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं जो मुझे यूज करने पड़े, मल्टीपल डिफरेंट इंस्ट्रक्शन में हो सकता है 2 ऑपरेंड हो, 3 ऑपरेंड हो जो मेमोरी को एक्सेस करना पड़े। तो जितने भी ऑपरेंड्स होंगे उन सबका आपको सबसे पहले एड्रेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कहां पर ऑपरेंड मिला। अब ये देखो ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन क्या कहता है कि जिनके ऊपर काम करना है उनका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करो। एक तो है R1 पता चल गया, R1 के आखिर रजिस्टर के अंदर ही है। दूसरा है 500, अगर मैं कहूं कि ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है जो मैंने अभी बोला था, तो एड्रेस कैलकुलेट कर लिया हमने कि एक ऑपरेंड का एड्रेस 500 है। 500 एड्रेस पे जाके हमें ऑपरेंड को फेच करना है। ये बात हमें पता चल गई। तो देखिए ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेशन में एक ऑपरेंड का एड्रेस हमने देख लिया 500 है ना, और उस ऑपरेंड को हमने फेच कर लिया। ऑपरेंड फेच करने का मतलब कि सपोज यहाँ पर मैं कहूँ कि 500 पर मतलब m ऑफ 500 उसको मैंने रीड कर लिया और सपोज वो है 100, m ऑफ 500 को मैंने रीड कर लिया और उसको मैंने फेच कर लिया सब, है ना, वहां पर जो भी वैल्यू है उसको मैंने उठा लिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस तरह से मान सकते हैं, सपोज यहाँ पर इस तरह से आप देख लीजिए कि ये है 500 और यहाँ 500 पर 120 स्टोर्ड है। तो मैंने क्या रीड किया कि 500 पर ये जो 120 है ये मुझे मैंने फेच कर ली वो वैल्यू जिसके ऊपर मुझे काम करना है। दूसरी वैल्यू, अगर मल्टीपल ऑपरेंड्स हैं तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए लूप लगा रखा है, हो सकता है यहाँ पर और भी मेमोरी एक्सेस करने होते हैं। अगर यहाँ रजिस्टर है तो रजिस्टर में से आपको ऑपरेंड निकाल लेना है। तो एनी हाउ नंबर ऑफ ऑपरेंड, जितने ऑपरेंड प्रेजेंट हैं उतनी आपको एड्रेस कैलकुलेशन करने हैं अगर रिक्वायर्ड है, और वो ऑपरेंड्स को आपको फेच कर लेना है। मल्टीपल ऑपरेंड्स को आपको फेच कर लेना है। हो गए सारे ऑपरेंड्स फेच। यहाँ पर आपका R1 की वैल्यू भी आ गई, सपोज R1 की वैल्यू 100 है तो वो भी आ गई और ये वाला ऑपरेंड भी आ गया, दोनों मिल गए, इसकी वैल्यू भी मिल गई और R1 की वैल्यू 100 भी मिल गई, दोनों आपने फेच कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड, सपोज यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। क्या करेंगे, वही जो हमने कहा कि R1 इसके स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में होगा R1 प्लस m ऑफ 500। इसको क्या लिख सकते हैं, R1 की वैल्यू है सपोज 100 प्लस m ऑफ 500 की वैल्यू है सपोज 120, तो ये 220 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। इसने ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट कर दिया। अब जब वो ऑपरेशन कैरी आउट हो गया तो अब आपको रिजल्ट का एड्रेस कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट है ये कहाँ स्टोर करना है। यहाँ तो हम रिजल्ट को R1 के अंदर ही प्लेस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मेमोरी में राइट करते, तो उस केस में जिस ऑपरेंड के अंदर आप लिख रहे हो उस ऑपरेंड का मेमोरी पर जाके उसका एड्रेस निकालना ताकि आप वहां पर लिख सको। तो यहाँ क्या हुआ, रिजल्ट वाला जो ऑपरेंड है, हो सकता है रिजल्ट को भी आपको मेमोरी में लिखना पड़े, तो उसका एड्रेस कैलकुलेट करो और फिर उस पर्टिकुलर ऑपरेंड को मेमोरी में स्टोर कर दो। अगर मल्टीपल रिजल्ट्स हैं तो मल्टीपल टाइम ये काम आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट। जैसे रिजल्ट स्टोर हुआ अब आप कहाँ जाएंगे, अब यहाँ से देखिए 2 एरो दिखाई दे रहा है, एक एरो तो जा रहा है यहाँ पर और दूसरा जा रहा है आपका बिल्कुल इनिशियल दोबारा दूसरी इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये जो एरो यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है ये किसके लिए है, मान लीजिए आप एरे के ऊपर काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पर मल्टीपल ऑपरेंड्स आपको निकालने की जरूरत पड़े, तो वहां पर एक ऑपरेंड स्टोर किया आपने, एक रिजल्ट स्टोर किया, फिर अगले ऑपरेंड के लिए एड्रेस कैलकुलेशन करके फिर आप उसमें काम करेंगे, फिर तीसरे के लिए करेंगे। तो अगर ऐसी वैल्यूज जो मल्टीपल ऑपरेंड्स को स्टोर करती हैं, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जहां पर मल्टीपल ऑपरेंड्स मल्टीपल वैल्यूज एक साथ आप काम करना चाहते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस पर जो होती हैं, उनके केस में ये वाला लूप जो है ये वैलिड होगा। और अगर आप सिंगल वैल्यूज पे काम कर रहे हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, उन पे काम कर रहे हैं तो उस केस में ये जो लूप है ये काम नहीं करेगा। डायरेक्टली ऑपरेंड स्टोर करने के बाद आप अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करोगे और ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसलिए लिख रखा है फॉर एनी गिवन इंस्ट्रक्शन साइकिल सम स्टेट्स मे बी नल एंड अदर्स मे बी विजिटेड मोर देन वंस, है ना। भाई हो सकता है मल्टीपल ऑपरेंड्स हैं तो ये मल्टीपल टाइम चलेगा, मल्टीपल रिजल्ट्स को स्टोर करने हैं तो ये मल्टीपल टाइम चलेगा, है ना। और अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज फेच करनी है तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर एक ही बार करना है तो पूरा इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट डायग्राम, डिफरेंट इन 8 स्टेट्स के थ्रू ये पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल आपका कंप्लीट होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक बार बात समझ में आ गई तो ये पूरी पिक्चर इजीली क्लियर हो जाती है। अब ये पूरा थ्योरी में मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको समझाया एग्जैक्टली वही चीज सारी थ्योरी में लिखी है, यू जस्ट रीड इट आउट, ठीक है, सब समझ में आएगा। अब अगर मैं इंटरप्ट्स को भी इंक्लूड करूं तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा डायग्राम, देखिए बेटे यहाँ तक ये पूरा डायग्राम सेम है। अभी तक क्या हो रहा था, हम यहाँ से निकल के सीधा यहाँ जा रहे थे, अब बस हमने यहाँ इंटरप्ट भी इंक्लूड कर दिया। हम क्या कह रहे हैं कि देखो पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेट करो, उसको फेच करो, ऑपरेशन देखो क्या होना है, कौन से ऑपरेंड्स हैं उनको निकाल लो, ऑपरेंड्स को फेच कर लो, मल्टीपल ऑपरेंड है तो मल्टीपल ऑपरेंड्स को फेच करो, फिर ऑपरेशन कर दो जो भी करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, उसके बाद जहां स्टोर करना है उसका एड्रेस कैलकुलेट करो, ऑपरेंड को स्टोर कर दो, इतना काम करो।
मतलब एक इंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो गया, हम ये मान के चल रहे हैं। अगर एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, आपने रिजल्ट सेव कर दिया, तो अब इंटरप्ट के केस में क्या करता है प्रोसेसर, एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद वो इंटरप्ट के लिए चेक करता है ना। तो बस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, तो अब आप इंटरप्ट के लिए ऑपरेटर जो प्रोसेसर होगा वो चेक करेगा। इंटरप्ट अगर नहीं है तो पहले की तरह प्रोसेस कर जाएगा, भाई अगर यहाँ जाएगा, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो अगली वाली को चेक करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इंटरप्ट आ गया, इफ यस, इंटरप्ट चेक करेगा, यस इफ प्रेजेंट, अगर इंटरप्ट प्रेजेंट है तो उस इंटरप्ट को वो पहले प्रोसेस करेगा, उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंटरप्ट वाली चीज थी उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर ये दो स्टेट्स जो होंगी वो इंक्लूड हो जाएंगी, पर हर इंस्ट्रक्शन के बाद इंटरप्ट चेक होगा, नहीं है तो पूरा अगली इंस्ट्रक्शन फेच आउट की जाएगी, अगर है तो उस इंटरप्ट को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्ट साइकिल इंसर्टिंग इनटू द इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ये बात मैंने ऑलरेडी जो मैंने बताया आपको यहाँ पर मैंने लिख रखी है। और एक बार और मैं बता देती हूँ बेटा, उड़ान बैच 2.0 सेम 3 और सेम 4 का कॉम्बो आपका अवेलेबल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स 11 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे इंक्लूडिंग मैथ्स 4। और गेटवे एप्लीकेशन पर ये ऑलरेडी लाइव है, आप इसमें एनरोल करके टाइमली अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल होगा, आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, या सीनियर स्टूडेंट्स भी अपने जूनियर्स को बता सकते हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं। और सेम 3 के लिए भी अगर कोई बच्चे सिर्फ सेम 3 का कोर्स लेना चाहते हैं तो सेम 3 के लिए भी आप 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो अवेलेबल है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर लेक्चर में सारा कंप्लीट सिलेबस एकेटीयू बेस्ड कवर किया गया है, और जितने भी एकेटीयू पीवाईक्यूज हैं वो सारे आपके कवर अप यहाँ से हो जाएंगे। 100% पीवाईक्यूज की कवरेज आपको लेक्चर वाइज मिलेगी, और वन शॉट नोट्स भी मिलेंगे, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, जिसमें पूरी यूनिट्स को एक सिंगल वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर सारा कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग टाइम से अपनी पढ़ाई अच्छे से प्रिपेयर करके शुरू कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।